इस सरकार कितनी तैयार है, इसको लेकर आज पूरे देश भर में मॉक ड्रिल किया गया। अस्पतालों में व्यवस्थाएं जांची गई कि आखिर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। अगर दोबारा एक बार फिर से कोरोना की लहर आती है तो फिर सरकार कितनी तैयार है, स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है। तमाम जो उपकरण कहा जाए कि जो लगाए गए थे कोरोना की वेव के दौरान वो कितना काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट किस तरह से काम कर रहे हैं और मैन पावर कैसी है, इसी को लेकर आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अलग अलग अस्पतालों में, देश के कई बड़े अस्पतालों में इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था और मॉक ड्रिल में जो है वो तमाम व्यवस्थाएं जांची गई। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कुरुक्षेत्र में तमाम जो मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ खामियां रहीं और अगर इस तरह की कहा जाए कि जो लहर दोबारा फिर से आती है तो फिर कितना जो सरकार है वो तैयार है, स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। चंचल यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप तिवारी जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी प्रवक्ता आईएमए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डीएस नेगी जी पूर्व डीजी हेल्थ वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ओपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ओपी सिंह जी से ही शुरुआत करना चाहूँगा। ओपी सिंह जी, देखिए सरकार कितनी तैयार है उसको लेकर आज मॉक ड्रिल जो है वो आयोजित की गई है, लेकिन कई तरह की खामियां अभी भी कई अस्पतालों से निकलकर सामने आ रही हैं। मसलन ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर अगर बात की जाए तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर अभी भी वैक्सीन जो है वो उपलब्ध नहीं है, लोग वापस लौट रहे हैं। शांतनु जी, आसन्न कोरोना को देखते हुए जैसा कि विदेश में 5 देशों में चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनी और खास तौर से दक्षिण कोरिया में है, उसको देखते हुए, आसन्न खतरे को देखते हुए हमारे पूरा देश और प्रदेश दोनों तैयार हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मांडविया अब तक 2 बार देश के जाने माने वैज्ञानिक, डॉक्टर और संबंधित लोगों से बैठक करके बराबर निर्देश दे रहे हैं। अगर भगवान न करे, अगर देश में कोरोना दस्तक देता है जैसा कि आसन्न खतरा है, तो उसको देखते हुए पूरी तैयारी की गई है। चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, पूरे देश में इसकी तैयारी की गई है। और आपने देखा होगा कि जब इसके पहले 2 लहर आई थी तो भारत में जो तैयारी थी, जो खास तौर से उत्तर प्रदेश में तैयारी थी, उसका संयुक्त राष्ट्र संघ और WHO ने सराहना किया था कि इतने बड़े आबादी वाले देश में, इतनी बड़ी आबादी वाले, मतलब उत्तर प्रदेश से केवल विश्व में 7 राष्ट्र ऐसे हैं जो बड़े, इतनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश में किस प्रकार से कोरोना की निपटने की व्यवस्था की गई और मृत्यु दर कितना कम था। और उसको देखते हुए पहले भी, दूसरे लहर में भी और आज भी परखने की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर हर दिन कोरोना को लेकर के बैठक कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। सभी मेडिकल कॉलेजों में, जिला अस्पतालों में, संबंधित अस्पतालों में वेंटिलेटर की व्यवस्था, आईसीयू की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था। और ये जान लीजिए, पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जा रहा है, जिसमें 4.5 करोड़ लोगों को बूस्टर डोज भी दिया गया। हमारी सरकार पहले की तरह ट्रेस 220 करोड़ बता रहे हैं। जी, याद कर ले, फिर से कह रहा हूँ, पूरे देश में 220 करोड़ डोज दिए गए। अगर जिनको हैरानी, आश्चर्य हो रहा है, उन लोगों को जरूर आश्चर्य हो सकता है जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिक, साइंटिस्ट जब मेहनत करके पूरा विश्व जूझ रहा था तो उन्होंने 3 वैक्सीन तैयार किया। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ये तो बीजेपी का वैक्सीन है, बाद में पिता पुत्र दोनों को लगवाना पड़ेगा। वो जरूर सवाल, उनको आश्चर्य लगा, अरे 220 करोड़। ओपी सिंह जी, देखिए आपने कहा कि डबल डोज लग गया है, लोगों को 220 करोड़ रुपए जो डोज है वो लग गई है, लेकिन एक बार फिर से चूंकि कोरोना दस्तक देने वाला है तो इसको लेकर कहा यह जा रहा है कि वैक्सीनेशन करवाइए, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाइए। नेजल वैक्सीन जो है वो एक आई है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फिलहाल अवेलेबल है और उसका जो दाम है वो इतना ज्यादा है कि आम आदमी की पहुंच से फिलहाल वो दूर है। लेकिन जो आम वैक्सीन, सुनिए ना सर, जो आम वैक्सीन है वो भी जो स्टॉक है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। सरकारी अस्पताल में आपको इसकी व्यवस्था की गई है तो आप प्राइवेट में क्यों जाके लगवा रहे भाई? हम भी तो जाके जिला अस्पताल, हर गरीब आदमी जाकर के लगवा रहा।
लोगों को सर नेजल वैक्सीन क्या सरकारी अस्पताल में भी उपलब्ध है क्या, आप बताइए। सुनते कहाँ ये कल बोलते हैं। ओपी सिंह जी नेजल वैक्सीन क्या सर सरकारी अस्पतालों में अभी उपलब्ध है क्या? ये चौथा तो अभी इसको परसों 2 दिन पहले मंजूरी मिली है शांतनु जी, तो उसको अस्पतालों में आने में 3 वैक्सीन तो हमारा वैसे तैयार है। चौथा वैक्सीन जो नेशनल वैक्सीन है इसकी मंजूरी दी गई है, आपने सुना होगा कि 3 दिन पहले दी गई है। जी सर, तो मुझे जहां तक पता है, नहीं आप बता दीजिए, मुझे करेक्ट कर दीजिए अगर मैं गलत हूँ, सरकारी अस्पतालों में ये वैक्सीन फिलहाल उपलब्ध नहीं है, सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उपलब्ध है। कहा यह जा रहा है कि इसकी जो कीमत है वो 1000 रुपए तक होगी। अरे क्यों लगाएंगे भैया 1000, जब सबको सामान्य गरीब से गरीब आदमी को जिला अस्पताल में वैक्सीन डॉक्टर बैठे हैं लेकर के, नर्सें बैठी है वैक्सीन लगाने के लिए, आप क्यों प्राइवेट की बात करते हैं? आप क्यों प्राइवेट में जाते हैं भाई? ये और सरकारें होंगी, आपने देखा होगा कि उस जमाने में एक सरकार की बड़ी छीछा लेदर हुई थी, जिन्होंने वैक्सीन उस सरकार की, उस प्रदेश की सरकार ने बेच दिया था प्राइवेट हाथों में, उसकी बड़ी किरकिरी हुई थी। और वो सरकार थी पंजाब की सरकार, जहां कांग्रेस की सरकार थी। ये ठीक है सर, आप अपनी जानकारी थोड़ा अपडेट कर लीजिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास। चंचल यादव जी भी आंकड़े कुछ लेकर आए होंगे आई एम श्योर। चंचल जी देखिए, आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, सरकार का ये कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उसके बावजूद कुछ खामियां हैं जो लगातार, और आज हमारे जो रिपोर्टर हैं अलग अलग जगहों से, वो उन्होंने पूरा ये कवरेज किया कि जिस तरह से मॉक ड्रिल हो रही है, कई अभी ऐसी कुछ कमियां हैं जो लगातार निकलकर सामने आ रही। शांतनु जी देखिए, ये बीजेपी की सरकार केवल जुमलेबाजी पेश करने में इनका कोई मतलब, ये इसमें एक इनको कह सकते हैं कि महारत हासिल है। आप देखिए हमारे भी ओपी सिंह जी कितनी लंबी लंबी लच्छेदार बातें कर रहे थे कि दुनिया में अवार्ड मिला उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन के लिए। अब सुन लीजिए ओपी सिंह जी सुन लीजिए, आप सुनते नहीं, दिक्कत तो यही है, आप लोग केवल मन की बात करते हैं, सुनने वाले तो आप लोग हैं नहीं, केवल सुन लीजिए, विपक्ष की आवाज को आप नहीं दबा सकते, सुन लीजिए, सुनिए, बड़े प्यार से बोल रहा हूं, तो उसको सुन लीजिए ना ओपी सिंह जी, सुन लीजिए, ये कैसी डिबेट कर रहे हैं आप, सुनिए तो, ठीक है ओपी सिंह जी सुन लीजिए, सुनिए तो। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान नहीं छोड़ दिए, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश था जहां गंगा में लाशें नदियों में लाशें बह रही थी? आप मुझे बताओ, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कोई लाश नहीं हुई थी। और आपको ध्यान होगा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जो है उनके जो है क्या नाम है दाह संस्कार के लिए व्यवस्था की जाए। उसके बाद भी आप लोग झूठ बोलने वाले लोग हो, कि चैनल में बैठ के बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करते हो। इसी लखनऊ के कितने महानगर हैं, आप मुझे बता दो, मेडिकल के क्षेत्र में, आप सुनिए, मेडिकल के क्षेत्र में शांतनु जी बताऊं, अभी आपका डेंगू फैला हुआ था, अस्पतालों में बेड नहीं थे, ना जाने कितने लोग गरीब आदमी प्राइवेट में जाकर के जो है बेचारे मर गए, अस्पताल लूट लिया, प्राइवेट वालों ने लूट लिया उन लोगों को, सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं है। अभी आप अगर आपको सच्चाई का हकीकत जानना हो और आप मॉक ड्रिल करने की बात करो, हमारे डिप्टी सीएम साहब लगातार घूमते रहते हैं अस्पतालों में, लेकिन आप बता दो एक भी अस्पताल के अंदर अगर व्यवस्था सही हुई हो तो देखने क्या जाते हैं, समझ में नहीं आता है। आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अगर लोग चर्चा करते हैं कि हमारे डिप्टी सीएम साहब आए दिन घूमते रहते हैं, लेकिन उससे सुधार क्या होता है? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है ना। आप मुझे बताओ कि आज कोरोना की महामारी जो पूरे दुनिया में और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी आहट है, अभी देखिए आए दिन केसेस बढ़ रहे हैं। आप मुझे बताइए ओपी सिंह जी, क्या आपने लखनऊ के अंदर 50 बेड भी बढ़ाए हैं? अभी आपको याद होगा, आप सुन लीजिए मेरी बात तो सुन लीजिए। अभी आपको याद होगा पिछली बार जब कोरोना की जो महामारी, जो दूसरी महामारी आई थी, उस समय आपको देखा होगा कि कितने विधायक बेचारे वीडियो वायरल करके अपनी पत्नियों तक को बेड नहीं दिलवा पाए। मैं विधायकों के नाम बताऊं, आपको शायद याद होगा, न जाने कितने लोग जो वीआईपी लोग थे उनको बेड नहीं मिल रहे थे। आम जनता तो आपने छोड़ ही दिया था कि मरो। लेकिन सर चंचल जी देखिए, इसी तरह की सिचुएशन अगर दोबारा आती है तो उसी के लिए तो ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। वही मैं कह रहा हूं, आप कल मॉक ड्रिल उसी के लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है सर। शांतनु जी, मॉक ड्रिल करने से कुछ होगा? पीएम केयर फंड में 10,990 करोड़ रुपए जो है, आपको याद होगा, जो है क्या नाम है आपका 27 मार्च 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक आया और सरकार केवल 3900 करोड़ रुपए खर्च कर पाई। आप बताओ, क्या अस्पतालों की जरूरत नहीं, क्या बेडों की जरूरत नहीं है? आप जब महामारी हमारे सर पे आ जाएगी, जब लोगों को बेड नहीं मिलेगा, तब क्यों लंबी लंबी लच्छेदार बातें करोगे? मॉक ड्रिल करने से क्या होने वाला है? आप मुझे बताओ, कुछ होने वाला है क्या? आप बता दो मुझे, लखनऊ के अंदर 50 बेड के यहां बढ़ाए हो, आप मुझे बता दो कानपुर के अंदर कहीं 50 बेड बढ़ाए हो आप, लेकिन आपके पास केवल जुमलेबाजी करना है, केवल नहीं चंचल जी देखिए, अगर सरकार कुछ नहीं करती है तब भी आप
ये कहेंगे कि देखिए सरकार कुछ नहीं कर संतनु जी, मैं रही ये है। कह अब रहा चूंकि हूं- सरकार मॉक ड्रिल कर रही है तो तैयारी कर रही है ना कोरोना से लड़ने के आप लिए। बताओ, मॉक हमारे ड्रिल जो से- तमाम जो उपकरण है अस्पतालों में उनको जांचा परखा जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है सर? संतनु जी, आप मुझे बताओ, मॉक ड्रिल करने से हो जाएगा? मैंने कहा कि आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल के क्षेत्र में आपने क्या बनाया, उसका जवाब दीजिए आप। उसके पास, आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहता है, केवल कागजों पे सारी चीजें हो रही हैं। आप अभी वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे, आपको याद होगा ना जाने कितने जो है जिलों में लोगों ने केवल ऑनलाइन चीजें बढ़ा दी कि इतने लोगों को लग गया, वैक्सीनेशन हो गया। लोगों को इतनी दुर्व्यवस्था थी कि लोग गए और जो है क्या नाम, कागजों पे मेंटेन कर दिया ठीक गया। है। डीएम ने टारगेट दे रखा था सारे अधिकारियों को, जो ईएमओ थे सबको, मैं जानता हूं बहुत सारी चीजों को। ठीक है, ठीक है, लेकिन ठीक है, उसका आप जवाब सबने लेंगे, चलाया उसका था। जवाब लेंगे, आप ठीक है। सबने भी चलाया था, कई प्रदीप सारे जी हमारे चलाया साथ जुड़े था। हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रदीप जी देखिए, कहा यह जाता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब जब सरकार कुछ कर रही है तो भी ये कहा जा रहा है कि मॉक ड्रिल करने से कुछ नहीं होगा। जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसका किस तरह से उपयोग किया जाए, कम से कम ये तो सुनिश्चित सरकार कर रही है। आगे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा नहीं बढ़ाया जाएगा, उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सरकार मॉक ड्रिल कर रही है तो इसमें गलत क्या है? देखिए, सरकार अगर मॉक ड्रिल कर रही है तो ये देखना होगा किस विषय को लेकर के मॉक ड्रिल करनी चाहिए। क्या सरकार उतनी गंभीर है? इस जो विषय है कोरोना को लेकर के मॉक ड्रिल किया जा रहा है, तो देखना चाहिए क्या पिछली बार जो मौतें हुई किस वजह से हुई। कोरोना तो आया, कोरोना को आना था और कोरोना आया और लोगों को हुआ भी। उसके बाद बद इंतजामी क्या थी कि बेड नहीं थे। तो क्या बेडों की संख्या आपने देखा, उस जिस तादाद में लोग पिछली बार गंभीर बीमारी से पीड़ित हुए, उसमें अगर उसी तरीके से कोरोना फिर से हावी हो जाता है तो क्या हमारे पास बेड हैं कि आप खाली मीडिया या सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए कि हमने मॉक ड्रिल कर लिया इसलिए कर रहे हैं? बेड की कोई व्यवस्था नहीं होगी। आप देखिएंगे कि बेड अगर मिला भी किसी को तो ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन से लाखों लोग मर गए। और सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई हो। तो क्या ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है? अगर आज की डेट में वही स्थितियां फिर से पैदा होती हैं तो दो ही गंभीर चीजें थी, एक आपके पास बेड हो पर्याप्त मात्रा में और ऑक्सीजन जरूर होनी चाहिए। कम से कम इतना जरूर देखना चाहिए। उस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बता नहीं सकते, आश्वस्त नहीं कर सकते इस देश और इस प्रदेश की जनता को कि उनके पास तैयारियां पूरी हैं। दूसरी चीज ये है कि जब जिस देश का प्रधानमंत्री खुद ये मानता हो कि ताली और थाली बजाने से कोरोना चला जाता है, खुद उस चीज को गंभीरता से नहीं लेता। अभी सदन के अंदर आपने देखा होगा बड़ा बड़ा मास्क लगा लिया पीयूष गोयल जी ने और प्रधानमंत्री जी ने, और उसी दिन राहुल गांधी जी को एक पत्र भी लिख देते हैं कि आप कोरोना के कारण यात्रा रोक दीजिए और कोरोना फैल सकता है। उसी रात को प्रधानमंत्री और उनका पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली में एक शादी अटेंड करता है, जिसका वीडियो भी मेरे मोबाइल पे है, मैं चाहो तो आपको दिखा सकता हूं। और बिना मास्क के आराम से कोरोना फैला रहे थे वो। तो खुद गंभीर हैं क्या प्रधानमंत्री जी? खुद गंभीर होना चाहिए इनके शीर्ष नेतृत्व को। क्या जो मनसुख मांडविया जी हैं स्वास्थ्य मंत्री, उनके द्वारा जो पत्र राहुल गांधी जी को लिखा जाता है, क्या वही बीजेपी के नेताओं या प्रधानमंत्री जी को लिखा गया कि आपके द्वारा भी कोरोना फैल सकता है? या उनको कोई दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं, महामानव हैं कि उनके द्वारा कोई कोरोना नहीं फैल सकता है? तो इस पे तो गंभीर बिल्कुल भी कतई सरकार नजर नहीं आती। और ये मॉक ड्रिल सिर्फ एक दिखावा है। आज अगर तैयारियों को लेकर के आप पूछेंगे तो वहां पे शून्य होगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा। अगर कहीं खुदा न खास्ता फिर से कोरोना आ जाता है, अभी तो ये सारी चीजें जो ये प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है सिर्फ प्रोपोगेंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आता है तो अभी वर्तमान स्थितियों के हिसाब से सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं है और इस देश की और प्रदेश की जनता को फिर से इनकी दुश्वारियों के कारण झेलना पड़ेगा वही संकट। ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी मैं आपके पास आता हूं। देखिए, कहा जा रहा है कि मॉक ड्रिल से कुछ होने वाला नहीं है। सबसे बड़ा एक सवाल लगातार बना हुआ रहता है कि डॉक्टर्स की हमेशा से कमी है। ये मॉक ड्रिल जो हो रही है इसको आप किस तरह से देखते हैं? और क्या कोरोना की चूंकि दस्तक सुनाई दे रही है, कहा यह जा रहा है कि चीन में देखिए कोरोना जो है वो किस तरह से केस जो है वो बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो विदेशी नागरिक हैं वो लगातार एयरपोर्ट पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये मॉक ड्रिल को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे पास इतनी संख्या में डॉक्टर्स हैं जो अगर इस तरह की दोबारा से सिचुएशन आती है तो उसको हैंडल किया जा सके? हाँ, बेशक कोई भी अगर ऐसी त्रासदी आने वाली होती है तो एक मॉक ड्रिल जो होता है एक बहुत अच्छा विकल्प होता है। उसे हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने डॉक्टर्स हैं, कितनी मशीनें हैं और कितने बेड अवेलेबल हैं अगर कोरोना की बात ली जाए हॉस्पिटलों में, और उसके बाद हमारे पास क्या आवश्यकता है आगे जिसको बढ़ाया जाए। तो इसमें बेशक की मॉक ड्रिल बहुत अच्छी चीज़ है
कि वहाँ पर एक सेंसिटाइजेशन हो गया कि सभी डॉक्टर अलर्ट हो गए, हॉस्पिटल स्टाफ अलर्ट हो गया, क्या कमियां हैं उसको सही कर लिया। तो ये बिल्कुल बेशक जो है मॉक ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट बात थी और ये पहले कर लिया गया। अगर मॉक ड्रिल नहीं करेंगे और एक बार फैल गया उसके बाद फिर मॉक ड्रिल का मौका नहीं मिलता है, फिर उनको जो चीज़ें बढ़ानी है उतनी आसानी से बढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि कमियां कहाँ हैं। डॉक्टर में कमी है, बेड में कमी है, स्टाफ में कमी है, दवाइयों की कमी है। तो बेशक मॉक ड्रिल बहुत अच्छी चीज़ है, उन्होंने अच्छा किया है और साथ साथ मॉक ड्रिल से हमें पता चलेगी कहाँ कहाँ कमियां हैं और उसको निश्चित तौर पर सरकार पूरा करेगी। अरे तो सर आज जो मॉक ड्रिल हुआ है उसमें तो कमियां पता चल गई होंगी ना, आपको कुछ जानकारी है क्या, क्या कमी अभी रह गई है? नहीं, अभी ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, लेकिन हाँ आईएमए हम अपने स्तर पे जुटा हुआ है। हमारा नेशनल प्रेसिडेंट जो सहज आनंद सिंह जी थे उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दिया है कि, और आईएमए लखनऊ ने भी एडवाइजरी जारी कर दिया है, पब्लिक में फ्लोट हो रहा है मीडिया के थ्रू कि भाई अवेयरनेस प्रोग्राम पर हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि साफ फैलने ही ना पाए, अगर आ भी जाए तो बढ़ने ना पाए। इस की वैक्सीनेशन के बारे में, सैनिटाइजेशन के बारे में, हैंड वॉश के बारे में, मास्क लगाने के बारे में। मास्क बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये कोरोना से ही नहीं बल्कि पोल्यूशन से भी बचाता है, तो इसलिए बहुत सारी ऐसे इन्फेक्शन है कोरोना के अलावा भी जिससे बचाता है, इसलिए मास्क बहुत ज़रूरी है। रही बात इसकी है तो बिल्कुल शासन स्तर पे इसका ज्ञान गया जरूर होगा और वो इसकी तैयारी कर रहे होंगे निश्चित तौर पे। ठीक है, डॉक्टर DS नेगी साहब के पास मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा एक जो चैलेंज था पिछली लहर में हमने देखा वो था कि ऑक्सीजन प्लांट की कमी। ऑक्सीजन प्लांट लगाने का दावा सरकार की तरफ से किया गया और ये मॉक ड्रिल में ऑक्सीजन प्लांट किस तरह से काम कर रहे हैं, तमाम जो उपकरण हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ऑक्सीजन की जो कमी है वो ना होने पाए। क्या इसमें अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब ये जो मॉक ड्रिल हुई है, पूरा जो सिनेरियो आप देखते हैं, क्या कहीं ना कहीं सरकार जो है वो सफल हो पाई है ऑक्सीजन प्लांट लगाकर? देखिए, ऐसा है कि जैसा हम लोग के सेकेंड वेव में एक कुछ समय के लिए ऑक्सीजन की कमी हुई थी जी, उसके तत्काल बाद जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था करी गई और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है ये लगाए गए। और इस समय लगभग हर जनपद में, क्योंकि उस समय मैं महानिदेशक के पद पर तैनात था, हर जिला चिकित्सालय में या इवन CHC में तक जो है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए। तो जहां तक ऑक्सीजन की बात है तो ऑक्सीजन की तो इस बार में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो कोई कमी नहीं होने पाएगी। हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई है। दूसरी चीज ये है कि जो इस कोरोना से लड़ने के लिए जो चीजें आवश्यक होती हैं, वेंटिलेटर्स बहुत ही काफी मात्रा में हर जनपद में पहुंचाए गए, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है हर जगह पे पहुंचाए गए, बाईपैप पहुंचाए गए। और जो थर्ड वेव के लिए, जिसको कि पीडियाट्रिक वेव के लिए बोला जा रहा था कि छोटे बच्चों में उस समय केसेस ज्यादा होंगे, तो उस समय जो छोटे बच्चों के लिए भी जो जरूरी सामान थे वो चीजें खरीद कर वो दी गई। तो एक और साथ ही साथ जो पहले कोविड से पहले हम लोग ज्यादातर PPE किट के बारे में ज्यादा जानते ही नहीं थे, तो ऑल ऑफ ए सडन जब पूरा लोड बना तो हमारी जो PPE प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो भी काफी बिल्डअप हुई है। तो फिर जो पूरे उसमें फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में जो हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ, नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, सब लोगों ने दिन रात मेहनत करके जो काम किया जी, और जो उससे उनको अनुभव प्राप्त हुआ, वो अनुभव को दोबारा से, क्योंकि बीच में गैप हो गया है, उसी चीज को एक की रिवाइज करने के लिए और उसी चीज को दोबारा से कुछ लोग, नए लोग भी भर्ती हो गए, कुछ नए डॉक्टर आ गए, उसके लिए ये मॉक ड्रिल की उनकी ट्रेनिंग ठीक तरह से है कि नहीं, और उन ट्रेनिंग को हम लोग दोबारा से उनको ट्रेन करें। प्लस जो हमारे इक्विपमेंट है जो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग है, जैसे वेंटिलेटर, बाईपैप, जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, तो ये सारी चीजों को ये देखा जाए कि अगर कोई कमी है, किसी में सर्विसिंग की जरूरत है या किसी में कोई रिपेयर की जरूरत है, तो उसको पहले से ही दुरुस्त कर लिया जाए। जैसा कि आपको पता है कि इस समय जो
ज्यादातर केसेस आपको चाइना, साउथ जापान और साउथ कोरिया में या इन सब कंट्रीज में, हमारे यहाँ पे बहुत लिमिटेड केसेस हैं। तो हमें यह है कि एकदम पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमें ये जरूरत है कि हम एकदम सजग रहें और तत्पर रहें कि अगर कोई भी इस तरह की चीजें आती है तो हम किस तरह से इमीडिएटली हम एक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजों की इस समय हमको आवश्यकता है। और ये मॉक ड्रिल से कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि किस चीज की कमी है और किसकी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भी कमी होगी, अगर जो भी हमारे गैप्स होंगे, उन गैप्स को पूरा किया जाएगा। जो इक्विपमेंट अगर जिनको रिपेयर मांगते हैं या सर्विसिंग मांगते हैं, उनके सर्विसिंग या रिपेयर जो है वो करी जाएगी। ठीक है। ओपी सिंह जी, देखिए चंचल यादव जी ने आपसे सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि लखनऊ में आपने कितने बेड जो है वो बढ़ाए हैं, क्योंकि बेड को लेकर भी एक कहीं ना कहीं जो सवाल है वो लगातार बना रहता है कि कितने बेड्स की जो संख्या है वो बढ़ाई गई है। अस्पतालों में हमेशा से ही ये कहा गया कि देखिए बेड जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो बेड को किस तरह से बढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर कोई डेटा जो है वो आपके पास है क्या अभी? शांतनु जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा जी। चंचल जी ने भले उठाया हो, लेकिन पूछने का हक भी है। विपक्षी पार्टियों को भी पूछने का हक है, आपको भी है और देश प्रदेश की जनता को भी है। लेकिन एक बात का कष्ट ये जरूर होता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, पार्टियां या लोग, जो आपदा में भी अवसर तलाशते हैं, उसमें कमियां तलाशते हैं। वो ये नहीं देखते कि इस आपदा काल में सरकार ने किस प्रकार से कोरोना से लड़ करके लोगों की जान बचाई। वो ये तलाशने में पड़े हुए हैं कि साहब कहाँ मर गए, कहाँ जी गए, कहाँ क्या व्यवस्था है। खैर, ये उनकी अपनी अपनी सोच है। जिस पार्टी का आप ये देखें शांतनु जी कि पूरे देश में हास्यास्पद स्थिति हो गई कि जब हमारे देश क्या जवाब दे रहे हैं आप? साइंटिस्ट, अरे जो सवाल है, सवाल शायद समझ नहीं पाते हैं क्या? सवाल का जवाब दे रहा हूँ। क्या जवाब दे रहे हैं आपने? शांतनु जी बहुत बेहतरीन एक्सप्लेन करके पूछा, उसके बाद जवाब दे रहे हैं आप पता नहीं कहाँ की कहानी बताए पड़े हो आप। और आपदा में अवसर ढूंढने का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से बड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं किसी के पास है। चुप कराइए, आप सोचिए ना एक बार। ठीक है, सुन लेते हैं चंचल जी, सुन लेते हैं कितना बेड बढ़ा। मैंने क्या कहा शांतनु जी, इन्होंने सवाल उठाया कि बेड बढ़ा। भैया, जो मॉकड्रिल हुई, जिसका उपहास आप उड़ा रहे हो, जिसके बारे में, जिसके महत्व के बारे में हमारे दो डॉक्टरों ने बढ़ाया है, आज उत्तर प्रदेश में कुल 1,20,000 कोरोना पॉजिटिव अगर होता है, खुदा न खास्ता, तो 1,20,000 बेड की व्यवस्था की गई है। 250, सुनिए, कल फिर पता करके इनको शांतनु जी को फोन करिए, पीजीआई, केजीएम, लोहिया अस्पताल, इन सारे जगहों पर मिला करके 300 से 400 बेड की व्यवस्था अलग से की गई। इस बार अखबारों में आया, यही अखबार वालों ने छापा है, इसी चैनल वालों ने दिखाया और सुनाया। ये मैं नहीं कह रहा, हो सकता है मेरी बात पर विश्वास नहीं हो, लेकिन जब इसकी दस्तक की बात अलर्ट की आई, तो जो मुख्यमंत्री ने तत्काल मीटिंग करके निर्देश दिया, उसमें 300 से 400 बेड केवल लखनऊ शहर में बढ़ा है आज के तारीख में। अरे भैया चंचल यादव, इस देश में 70 साल जिनकी सरकारें थी, 4 बार आपकी सरकारें थी, उत्तर प्रदेश में कुल 12 मेडिकल कॉलेज थे, आज 66 मेडिकल कॉलेज है। 44 मेडिकल कॉलेजों में, जो बोल रहा हूं रिकॉर्ड करिए, 44 मेडिकल कॉलेज आज कोरोना से लड़ने के लिए फुल्ली तैयार है। ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू, दवा, इंजेक्शन, डॉक्टर, नर्स, 44। मैंने 66 नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा 66 मेडिकल कॉलेज, 44 पे हो चुका है, 22 में तैयारी चल रही है। आप किसी जनपद में अपने भेजिए, शांतनु जी अपने प्रतिनिधि को अपने जो है भेजिए, पता मेडिकल कॉलेज जो आपकी सरकार में बना हो, चालू हो गया, बताइए कौन सी जिले में? जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। एक मेडिकल कॉलेज आपने प्रॉपर तरीके से चालू करा दिया हो, बता दिए कौन सा जिला है वो? की जांच करने वाली है। चल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं वो रिपोर्ट देती है। आप बता रहे 12 मेडिकल कॉलेज है, शायद ये भी जानकारी सही नहीं है आपको। भारत में जानकारी अपडेट करिए। और आप सारे जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज बोलते चले जा रहे हो। और चंचल जी वो कह रहे हैं 1,20,000 बेड जो है वो बढ़ाए गए और केवल 400 बेड जो है वो, अगर बात की जाए तो केवल लखनऊ शहर में हॉस्पिटल्स में जो है उन्होंने बढ़ा दिए हैं। बीजेपी का वैक्सीन है। शांतनु जी मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, सुन लीजिए, ये लोग झूठ भी है ना, इनको झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है और इनको इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की, ये उसी तरीके से बोलते हैं। ये नहीं बताएंगे आपने कौन सी बिल्डिंग खड़ी करी, कहां पे अस्पताल बने। मैं आपको बताता हूं, रुक जाइए,
सुनिए, साठ लोहिया हॉस्पिटल मेडिकल का कॉलेज। एक्सटेंशन सुनो, होना था, सुनो, जो विस्तार में काम इन्होंने हमारी सरकार ने काम स्टार्ट कर दिया था, और ये आज भी जस की तस बिल्डिंग बनी हुई है। डायल 100 के बगल में बिल्डिंग है, उधर पीछे पुलिस मुख्यालय है और बीच में वो डायल 100 की अस्पताल की बिल्डिंग है। अभी ये मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर पाएंगे वहां का, और आप अस्पताल बनाने की बात छोड़ दो। हम लोगों ने लोक बंधु आशियाना में 100 बेड का अस्पताल था, हम लोगों ने 300 बेड बनाया। हम लोगों ने 100 बेड का अस्पताल राम सागर मिश्रा के नाम से बक्सी तालाब विधानसभा में बनाया। हम लोगों ने लोहिया के अंदर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया। हम लोगों ने केजीएमयू के अंदर शताब्दी बिल्डिंग बनाई। हम लोगों ने एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया। हम लोगों ने ट्रामा सेंटर 2 बनाया। हम लोगों ने जो है, अगर आपको याद हो, बलरामपुर हॉस्पिटल के अंदर हमने एकेडमिक ब्लॉक बना करके उसका उच्चीकरण करने का काम किया। हम लोगों ने जितने भी जो छोटे अस्पताल थे उसको भी उच्चीकरण करने का काम किया। अगर आपको याद हो, 30 बेड की जो सीएससी मेरे ख्याल चिन्हट के आसपास बनी है, वो आपको पता होगा। इस लखनऊ के अंदर अगर हम बात करें तो मेडिकल के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बना, लेकिन आज पूछिए क्या वो चला पा रही है? आप क्या मॉक डील करोगे? लेकिन देखिए आप चंचल बताओ, जी, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए आपकी सरकार को। अब देखिए चंचल जी, सरकार का ये लगातार कहना है कि वो उनका जो लक्ष्य है। अभी डीजी साहब, डीजी हेल्थ थे, मैं इनकी बात सुन रहा था। मैं बता रहा हूँ, एक चीज बताता हूँ आपको, एक छोटी सी बताता हूँ। मैं इलाहाबाद, मेरा घर है इलाहाबाद में भी, घर है नैनी में, वहीं से पला बढ़ा हूँ। इलाहाबाद में नैनी में एक बीपीसीएल कंपनी, आपको बिलीव नहीं होगा, कोरोना से पहले 6 महीने पहले बंद हो गई थी। और 6 महीने बंद होने के बाद जब कोरोना आया तो चूंकि ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत दिक्कत थी, तो बीपीसीएल जो है सिलेंडर भी बनाती है, तो उन्होंने जो है वहां पे उसको चालू किया गया। और उसने जो है इस कोरोना जो पैंडेमिक टाइम था, उस दौरान जो है बहुत सारे सिलेंडर उन्होंने बना के दिया। और आपको फिर से आपको बता दूं कि 6 महीने फिर उसको बंद कर दिया गया। और आपको सोच के आश्चर्य होगा कि 500 करोड़ की कंपनी को केवल 54 करोड़ रुपए में अपने उद्योगपति साथियों को बेच दिया गया। आज सोचिए, अगर कम से कम एक जो क्या नाम इंडस्ट्रियल एरिया की जो एक बीपीसीएल एक मतलब समझ 9 रत्नों में काउंटिंग होती थी, और आप उसको औने पौने दाम में बेच दिए। और एक चीज और आपको बताता हूं मैं, 88 करोड़ रुपए का जो है वहां पे मशीन आके लगाई गई 17-18 में, और उसका जो लेआउट बना के फाउंडेशन उसका हुआ। और बाकायदा हमारे जो औद्योगिक शहरी मंत्री थे और क्या नाम है कौन से उद्योग मंत्री थे, उन लोगों ने फीता काटा। और फीता काटने के बाद आप सुन करके आश्चर्य होगा कि 88 करोड़ की मशीन को काम नहीं किया गया, उसके बाद अपने उद्योगपति साथी को 54 करोड़ में बेच दिया जाता है। तो ये लोग केवल जो है उद्योगपतियों को जो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, आम जनता के लिए। इसी लोहिया अस्पताल के अंदर 1 रुपए की पर्ची पे सारी की सारी जांचें फ्री होती थी। और ये बात करेंगे, आप सोचिए, ये लोग केवल आम जनता, आम जनमानस के वोट लेने की जो है निकालते हैं। आप सोचिए, आज के टाइम में आप सोचिए, 1 रुपए नहीं बल्कि सिटी स्कैन से लेके एमआरआई से लेके गरीब आदमी का इलाज नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखिए, ठीक है, और संतनु जी, मैं आपको बता दूं, एक चीज और ध्यान रखिए, इसी आपने डेंगू के समय में आपने देखा होगा, अभी अधिकतर अस्पतालों में बेड की व्यवस्था नहीं थी, बड़े बड़े अस्पतालों में बेड की व्यवस्था नहीं थी। लोग इधर उधर देखिए लगातार, लेकिन ये सरकार इतनी संवेदनहीन है। ठीक है, मैं प्रदीप जी के पास आ रहा हूं। देखिए लगातार इस तरह से बातें की जा रही है, लेकिन सरकार के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री का भी ये कहना है कि उनका ये लक्ष्य है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, और उसको लेकर वो लगातार लक्ष्य तो इनके बहुत सारे थे। देखिए, हर गांव को बिल्डिंग जो है वो बनाने का काम लगातार जो है बहुत उनका ये कहना है, स्मार्ट शहर बना रहे थे। लक्ष्य इनके बड़े बहुत अच्छे होते हैं। चंचल जी, जुमले वाली होती है। मेडिकल कॉलेज बनाने में वक्त लगता है ना, ये तो आप भी जानते हैं, आपने भी बनाया, आपकी सरकार में भी बने हुए हैं ना सर। हम लोगों ने 8 मेडिकल कॉलेज बनाने का उनका लक्ष्य है हर जिले में, और उसके लिए बिल्डिंग जो है वो बनाई जा रही है। तैयार नहीं हुआ है, ये बात सही है, लेकिन उनका हम लोगों ने 100 बेड के अस्पताल ही बनाए। आपको पता है, अतरौलिया आजमगढ़ के अंदर मुझे पता है। आपको ध्यान होगा, 200 बेड का मास शिशु अस्पताल इसी लखनऊ के अंदर बनाया हम लोगों ने, अगर आपको देखा होगा सड़क के किनारे। लेकिन मैं कह रहा हूं, ऐसी कोई बिल्डिंग आप बता दो, ऐसे कोई 50 बेड आप बता दो जिसको आपने कहीं क्रिएट किया हो, कहीं बनाया हो। लेकिन केवल आप झूठ बोलने में माहिर हो। आप बता रहे पीजीआई में बढ़ा दिया, आपने बताया हमने क्या नाम शताब्दी में बढ़ा दिया, क्या नाम केजीएमयू में बढ़ा दिया। अरे कहां बढ़ाया? बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। देखिए प्रदीप जी, केजीएमयू आपने कहा कि ठीक है, ओपी सिंह जी मैं वापस आऊंगा आपके पास। प्रदीप जी, आपने कहा कि देखिए हमारे पास एक वीडियो है, मैं दिखा सकता हूं, लेकिन राहुल गांधी जी उन्होंने खुद ये कहा कि अगर सरकार किसी तरह की गाइडलाइन जो है जारी करती है, सिर्फ 5 लोगों की इजाज़त होगी तो मैं 5 लोगों के साथ यात्रा करूंगा, भारत जोड़ो यात्रा, और अगर 5 लोगों की भी इजाज़त नहीं होगी तो मैं अकेला ही भारत जोड़ो यात्रा करूंगा, मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, उनका ये कहना है। तो इस पर राजनीति कहाँ हो गई? नहीं, देखिए, राजनीति तब होती है जब मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ मनसुख मांडविया जी जो इनके सांसद हैं, पीपी चौधरी जी, उनके पत्र को लेकर के, संज्ञान में लेकर के, और राहुल गांधी जी की यात्रा में जिस तरीके से
जनता का समर्थन मिल रहा है, आम जनमानस जिस तरीके से जुड़ रहा है, उसको देखते हुए खाली अगर सिर्फ आप राहुल गांधी जी को पत्र लिखते हैं, अगर यही गाइड जो राहुल जी ने कहा, अगर वो आम जनमानस के लिए गाइडलाइंस आएंगी तो उसको पालन करेंगे, वो भी इस देश के आम जनमानस में ही है, उसका पालन करेंगे। मगर अगर आप चुन करके सिर्फ इस वजह से करेंगे कि राहुल गांधी जी की यात्रा की सक्सेस से आप घबरा गए हैं, इस देश की जनता जो सड़कों पे उतर आई है उससे आप घबरा गए हैं, तो जरूर उसमें राजनीति की बू आती है। तो कहते हैं ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है ना सर? नहीं, तो जी हाँ, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी क्यों घबराएगी? घबराएगी इस वजह से कि अगर आपने इस देश के युवा को वादा किया था हम रोजगार देंगे और वो बेरोजगार है, पिछले 2014 से लेकर के आज 8 साल हो गए हैं, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था और आप रोजगार देने में सक्षम नहीं है। संसद में बताते हैं 0.50% के हिसाब से आपने रोजगार प्रदान किया है, तो जरूर वो बेरोजगार सड़कों पे उतरा, आप उससे घबरा गए हैं। वो महिलाएं जो महंगाई की मार झेल रही हैं, 400 वाला गैस सिलेंडर आप 1000 का कर देते हैं और वो महिला जब सड़कों पे उतर रही है तो आप घबरा गए हैं। इस देश का किसान जिसकी आय 2022 तक आप दुगनी करने की बात करते थे और वो किसान परेशान है, उसको MSP नहीं मिल पा रही है, तो वो किसान जब सड़कों पे उतरा आप उससे परेशान है। एक राहुल गांधी से आप परेशान नहीं हो सकते, मुझे भी मालूम है, मगर राहुल गांधी को जिस तरीके से इस देश के किसान, इस देश के बेरोजगारों और महिलाओं का समर्थन मिल रहा है उससे आप परेशान हैं। आपको नहीं लगता है, आपको ये नहीं लगता है था कि राहुल गांधी जी को इतना समर्थन मिलेगा? ये राहुल गांधी को समर्थन जो मिल रहा है वो आपकी नीतियों के खिलाफ मिल रहा है, क्योंकि आपने जो वादे किए थे एक भी वादा आपका धरातल पे उतरता हुआ नजर नहीं आता है। बात करते हैं जब कोरोना को लेकर के आप झूठे आंकड़े देते हैं, एक तरफ तो WHO की बात कर देते हैं, दूसरी तरफ WHO के दावे को नकार देते हैं। यही WHO ने कहा था कि 47 लाख मौतें हुई हैं भारत में, उसको आपने नकार दिया, कहते हैं कि नहीं हम WHO को नहीं मानते हैं। जो आपको भाएगा वो WHO की बातें मानेंगे, बाकी बातें आप WHO की नहीं मानेंगे। और दूसरी चीज मॉक ड्रिल की जो बात हो रही थी, मैं जो बड़े बड़े जानकार बैठे हुए हैं, मॉक ड्रिल जब किसी भी विषय को लेकर के की जाती है तो ये देखा जाता है कि उसकी उसी स्थिति को उत्पन्न किया जाता है। जहां तक मुझे समझ है कि उसी स्थिति को उत्पन्न करके देखा जाता है क्या हम सक्षम हैं। तो क्या जो पैनिक सिचुएशन उस समय थी, कोरोना की जो दूसरी लहर आई, क्या आज जो मॉक ड्रिल की गई उसी सिचुएशन को उत्पन्न किया गया? आप और हमने सबने बैठ करके देखा है कैसे ऑटो रिक्शा में महिलाएं अपने पति को लिए करके गैस ऑक्सीजन गैस की कमी की वजह से मरते हुए लोगों को देखा है, सड़कों पे तड़पते हुए लोगों को देखा है। तो क्या वो स्थिति उत्पन्न की गई? नहीं, उस स्थिति सिर्फ दिखावे के लिए ये मॉक ड्रिल की गई है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज भी सरकार फेल नजर आएगी। किस तरीके से राजधानी में बता देते हैं कि राजधानी के अंदर हमने 400 बेड बनाए और पूरे उत्तर प्रदेश में 1,20,000। भाई ठीक है, झूठ बोलना तो कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। आपने कहा कि राहुल गांधी जी की यात्रा को समर्थन मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, समर्थन मिल रहा है। लेकिन देखिए आप यात्रा का रूट भी तो देखिए ना सर, आखिर यात्रा कहां से होकर गुजर रही है? यात्रा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी, जहां पर कांग्रेस पार्टी का वजूद नहीं है। वहां पर अगर उत्तर प्रदेश के लोग उनसे जुड़ेंगे तो ये समझ आता है कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा है बिल्कुल 3 तारीख को आपको दिखेगा। 3 तारीख में उत्तर प्रदेश में यात्रा प्रारंभ हो रही है। ठीक है, और तो फिर हम उत्तर प्रदेश में ठीक है, हम इस पर बात करेंगे, हम इस पर बात करेंगे। बताते थे कि इस तारीख में डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी कि कैसे भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ सकते हैं। ठीक है प्रदीप जी, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, देखिए कहा यह जा रहा है, प्रदीप जी जैसा कि कह रहे हैं कि जब इस तरह की मॉक ड्रिल की जाती है तो उसी तरह की सिचुएशन जो है वो उत्पन्न की जाती है। क्या आज जो मॉक ड्रिल हुई है, क्या उसी तरह की पैनिक सिचुएशन जिस तरह से सेकेंड वेव में हमने देखा, लगातार जो लोग हॉस्पिटल्स के बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई थी, क्या उस तरह की सिचुएशन जो है वो यहाँ पर क्रिएट की गई? और मॉक ड्रिल को अगर देखा जाए तो कितनी सक्सेस आपको लगता है कि जो मॉक ड्रिल है वो हुई है? नहीं, मॉक ड्रिल ये है कि अब वो सिचुएशन क्रिएट करना इतना आसान इसलिए नहीं होता है कि हम हेल्थ सेक्टर जो हमारा है, अगर हम वैसी क्योस क्रिएट कर दे तो जो नॉन कोविड के पेशेंट अभी दिखाए जा रहे हैं या देखे जा रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पे अगर निरीक्षण हुआ है और देखा गया है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, तो यह भी एक मॉक ड्रिल का पार्ट है। वो सिचुएशन क्रिएट नहीं की जा सकती जो क्रिएटेड थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मॉक ड्रिल में एक तो ये कमियां पता चल जाएंगी, कहाँ कमी है। दूसरा एक पार्ट और हम डॉक्टर DS नेगी सर से चाहेंगे, अटेंशन चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि जिस समय कोविड आता है सर, हमने देखा है नॉन कोविड पेशेंट बहुत सफ़र कर जाते हैं। तो हमारे ये मॉक ड्रिल के साथ साथ ये भी चिन्हित कर लिया जाए कि हमने कोविड के किधर रखना है और अगर ऐसा होगा और नॉन कोविड को कहां हम ट्रीट करेंगे, यह भी बाइफर्केशन अभी से डिसाइड कर लिया जाए। ऐसा ना हो कि जब फैले, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होगा।
बिल्कुल बहुत क्राइसिस कर देगा या एक्सपेक्टेड है कि नहीं क्राइसिस करेगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत अच्छा वैक्सीनेटेड है, प्लस हमारी जो पॉपुलेशन है वो हर्ड इम्यूनिटी से, जो कि इन्फेक्शन के बाद एक हो जाती है, तो सोसाइटी में हो चुकी है। तो अभी फैलेगा कि नहीं ये एक संशय है कि नहीं, कम फैलेगा, लेकिन अगर फैलता है, वेरिएंट चेंज होता है, तो हमारी ये स्थिति जरूर होनी चाहिए कि हम साहब नॉन कोविड को कहाँ देखेंगे और कोविड को कहाँ देखेंगे। यह एक पार्ट अभी से सेपरेट, या तो हाइपोथेसिस मतलब एक इमेजिनेशन या एक गाइडलाइन जारी कर दिया जाए, अभी सब जगह सब ट्रीट किए जाए, लेकिन उस एरिया को तुरंत खाली करा दिया जाए अगर ऐसी क्राइसिस आती है। हालांकि ऐसा कर रहे होंगे, ये मेरा जस्ट एक सजेशन है, एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में। इसके अलावा मॉक ड्रिल में हेल्थ सेक्टर में वैसी सिचुएशन की लोग सड़कों पे भागने लगे या लोग लेके चले, ये संभव नहीं होता और हम चलते हुए सेटअप को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बिल्कुल। और मैं एक सवाल और इसमें जोड़ना चाहूँगा डॉक्टर DS नेगी साहब, कि देखिए पिछली बार, जैसा कि हमने कहा कि पिछली बार से हम सीख लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो पिछली बार किस तरह से कोरोना फैला और उसको लेकर अब किस तरह की सावधानियां जो है वो बरतने की ज़रूरत है। हालांकि RT-PCR जो टेस्ट है वो एयरपोर्ट्स पर और तमाम उन जगहों पर जहां से विदेशी हमारे देश में एंटर करते हैं वहां पर शुरू हो गया है, लेकिन इसके अलावा और कौन सी जो सावधानियां हैं वो बरतने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो चाइना में उन्होंने जो स्ट्रिक्ट कोविड वो रिस्ट्रिक्शंस की है, तो उसकी वजह से, और प्लस उसकी जो वैक्सीन थी उसकी स्टैंडर्ड जो था बिलो स्टैंडर्ड थी, तो इस वजह से उनके यहाँ नंबर ऑफ केसेस जो है जब ये खुला है तो काफी ज्यादा बढ़ गए। और हमारे यहाँ पर ये क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हुए लेकिन लिमिटेड हुए, तो इसमें, और जैसा कि हमारे गवर्नमेंट की यहाँ पे पॉलिसी रही है कि यहाँ पर हम जो है टेस्ट करते हैं, फिर उसको ट्रैक करते हैं और करते हैं, इस तरह से अगर हम इस चीज को फॉलो करें। और दूसरी चीज ये कि जो पुरानी, जो पहले हम लोगों ने कहा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे शुरू में आप देखेंगे तो सिर्फ लोग बंदूक वो मार किया गया फर्स्ट वेव में, लेकिन जब सेकंड वेव आई तो उसमें नंबर ऑफ केसेस जो है वो ज्यादा हो गए थे। तो इवन बलरामपुर और भी सारे हॉस्पिटल्स को एक स्ट्रेटेजी प्लान हो जाती है कि ये इन जगहों पे हम कोविड का ट्रीटमेंट करेंगे और उनको डेडिकेटेड हॉस्पिटल में कन्वर्ट करेंगे। और इन वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, खास तौर से जो महिलाओं की डिलीवरी है या सिजेरियन सेक्शन वगैरह के है या इमरजेंसी सर्जरी है, तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा। और दूसरी चीज ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें पैनिक ना हो, हम लोग अलर्ट रहें, और खास तौर से जो 60 इयर्स से ऊपर लोग हैं या जो प्री मॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे हार्ट के पेशेंट हैं या किडनी के डिजीज के पेशेंट या डायबिटीज के पेशेंट हैं, अगर उन लोगों ने बूस्टर नहीं लगाई है वो लोग अपनी बूस्टर डोज लगवा लें, तो उससे उनकी जो है प्रोटेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी है, माफ़ी के साथ वीरेंद्र जी, लेकिन इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।